रेडियो धूम 104.8 एफएम से मैं हूँ आरजे शिल्पी और फिलहाल हमारे साथ है प्रोफेसर अरविंद कुमार जो कि इक्फा यूनिवर्सिटी झारखंड के रजिस्ट्रार है, साथ ही साथ डीन ऑफ फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है क्योंकि सर का पैशन है पढ़ाना। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी कि आप हमें बताएं इक्फा यूनिवर्सिटी झारखंड के फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पर बीटेक और डिप्लोमा प्रोग्राम चलाती है तीन डिसिप्लिन में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और माइनिंग इंजीनियरिंग में। इसके साथ ही बीसीए प्रोग्राम भी चलाती है जो फ़िलहाल 2 डिसिप्लिन में है, एक रेगुलर बीसीए और एक दूसरा डाटा साइंसेस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि बहुत अपकमिंग सब्जेक्ट है। इसके अलावा नेक्स्ट ईयर से हम लोग बीसीए साइबर सिक्योरिटी भी लॉन्च करने वाले हैं। आप लोगों ने तो बहुत सुना होगा साइबर क्राइम्स एट्सेट्रा, बहुत सारे कॉमन मैन, इवन गरीब लोग भी साइबर क्राइम के शिकार हो रहे हैं और साइबर क्राइम का शिकार करने में कुछ झारखंड के ही इलाकों का हाथ बहुत सुना है। तो बहुत ज़रूरत है लोगों में इस चीज़ को जानने की कि इस तरह के साइबर क्राइम्स को कैसे रोका जा सकता है। तो साइबर सिक्योरिटी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे आता है और वो साइबर सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट हमको लगता है हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली है, चाहे बैंकिंग हो, चाहे किसी भी तरह की कंपनी हो, नॉन आईटी कंपनी हो। सो बीसीए साइबर सिक्योरिटी इज़ गोइंग टू बी very important program, not only for the universities but also for the societies. So I am hopeful that this program will be very successful. So और हमारे यूनिवर्सिटी में कुछ खास बातें ये हैं कि हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उनका करिकुलम जो है हम लोग इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स से डिस्कस करके फाइनलाइज करते हैं और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को करिकुलम फाइनलाइज करने का फ़ायदा ये होता है कि जो लेटेस्ट चीज़ें इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड होती हैं वो हमको उनसे पता चलती हैं और हम उनको अपने करिकुलम में इंक्लूड करते हैं। तो करिकुलम हमारा हमेशा इंडस्ट्रियल रेडी होता है और वो हर साल इम्प्रूव होता है। हमारे बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में इंडस्ट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो हमको समय समय पर सलाह देते रहते हैं कि अभी इंडस्ट्री में ये रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कुछ फील्ड ऐसे हैं जो कि बहुत तेज़ी से बदलते हैं और आईटी फील्ड, कंप्यूटर साइंस फील्ड उनमें से एक है। तो वो हमारे इंडस्ट्रियल इंटरेक्शन से जो करिकुलम अपग्रेड होता है वो हमारा एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरा प्लस पॉइंट है हमारे यहाँ हर एक साल समर वेकेशन में बच्चे इंटर्नशिप में जाते हैं। किसी यूनिवर्सिटीज़ में पूरे प्रोग्राम में एक बार जाते हैं, हमारे में हर साल बच्चे फर्स्ट ईयर के बाद भी, सेकेंड ईयर के बाद भी और जो बीटेक 4 साल का है उसमें थर्ड ईयर के बाद भी बच्चे इंडस्ट्री में इंटर्नशिप करने जाते हैं। कोविड के समय में जब फिज़िकली इंडस्ट्री जाना पॉसिबल नहीं था तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारी कंपनी से टाई अप करके ऑनलाइन इंटर्नशिप की व्यवस्था की थी। बट नो डाउट फिजिकल इंटर्नशिप इज मच मोर रिगरस एंड सो मच मोर यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स। सो अभी ईश्वर की कृपा से कोविड अपने डिक्लाइन पे है तो हम लोग इस साल भी 100% स्टूडेंट्स को फिज़िकल इंटर्नशिप में भेजे और वहाँ से बहुत अच्छी रिपोर्ट्स आई। कुछ कंपनीज़ ने ट्रेनीज़ को अवार्ड भी दिया और फाइनल ईयर ट्रेनीज़ को कुछ ऑफ़र भी मिल गई, तो बहुत खुशी की बात है। जी सर, बिल्कुल बहुत खुशी की बात है, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो इसमें सिर्फ मेरा हाथ तो नहीं है, बहुत बड़ा टीम वर्क है। पूरे ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? इसलिए कि
झारखंड में जो बच्चे आते हैं, आप जानती हैं कि जो अच्छे बच्चे होते हैं वो अच्छे इंस्टीट्यूट्स में निकल जाते हैं बाहर। उसके बाद जो मीडियम कैटेगरी के बच्चे होते हैं वो सारे बेंगलोर और महाराष्ट्र की ओर झुके हुए रहते हैं, क्योंकि उनके दोस्त वहाँ जाते रहते हैं, उनके पेरेंट्स के मित्र के बच्चे भी वहाँ पढ़ रहे होते हैं। तो बड़ा प्रेशर रहता है कि बच्चों को बेंगलोर भेजा जाए और महाराष्ट्र भेजा जाए, और बच्चों में भी अपने उस उम्र के स्वभाव के अनुसार उस शहर के ग्लैमर बहुत अट्रैक्ट करती है। तो बहुत चैलेंजिंग है किसी भी अच्छे बच्चे को झारखंड में रोक के उसको पढ़ाना। इसीलिए यूजुअली यहाँ जो बच्चे रह जाते हैं वो थोड़ा बिलो एवरेज रहते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल वीक होती है। कभी कभी वो फर्स्ट जनरेशन है जो कि कॉलेज में आया होता है, उसके पेरेंट्स उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो ऐसे बच्चों को ट्रेन करके एम्प्लॉयबल बनाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के लिए आप देखें तो नॉलेज इज़ ओनली आई थिंक 1/3 इम्पॉर्टेंट। बाकी 2/3 जो है वो बच्चे का एटीट्यूड और बच्चे का स्किल। ये बच्चों को समझाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बच्चे सोचते हैं कि हमको डिग्री मिल गई, हमको जॉब मिल जाएगा, बट ऐसा यूजुअली होता नहीं, क्योंकि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट एटीट्यूड की भी है, बिहेवियर की भी है और स्किल की भी है, कि बच्चा कितने जल्दी उनके लिए काम अपनी डिलीवर करना शुरू करेगा। क्योंकि वो जा कर के अगर साल भर तक ट्रेनिंग ही करता रह जाएगा तो उस कंपनी को तो कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा है, और वो साल भर ट्रेनिंग करने के बाद छोड़ के चला जाएगा तो उनका सारा किया कराया व्यर्थ हो जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को हम लोग एटीट्यूड करेक्ट करें, स्किल प्रदान करें और उसके बाद नॉलेज प्रदान करें। तो बहुत बड़ा चैलेंज है, खासकर उन बच्चों के लिए जो झारखंड में रह जाते हैं, और उन यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी जो इन तरह के बच्चों को एडमिट करती हैं। जी, तो सर जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले करिकुलम की बात की, तो टेक्निकल कोर्सेज के करिकुलम की अगर बात करें तो आपके हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं उनके? अभी जैसे मैं 7 साल से यहाँ पढ़ा रहा हूँ, हमारा किसी भी आप मान लीजिए माइनिंग इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ट्रेडिशनली इसमें आईटी के कोर्सेज बहुत कम हुआ करते थे, लेकिन आईटी एक ऐसा फील्ड डेवलप होकर के आ गया कि आप कोई भी काम करें, भले ही आप बीए कर रहे हों, उसके बाद आप जॉब करना चाहें तो भी आपको आईटी स्किल चाहिए। तो वो आईटी स्किल और आईटी नॉलेज अगर आपको बीए करिकुलम में दे दी जाती है तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। आपको कोई एडिशनल कोर्स नहीं करना पड़ता। तो हम लोगों ने आईटी रिलेटेड जितने कोर्सेज हैं सारे प्रोग्राम में हैं हमारे। आपने चाहे बीबीए देख लीजिए, एमबीए देख लीजिए, डिप्लोमा तो टेक्निकल कोर्स है ही, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे आईटी के कोर्सेज हम लोगों ने डाले। जैसे आप लोग सुनते होंगे जीपीएस है, आप लोग मोबाइल में यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने इवन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कोर्स में डाले। आजकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मशीनों का सारा कंट्रोल चेंज हो गया। बहुत सारी मशीनें इंटरनेट बेस्ड चलती हैं, डाटा जनरेट करती हैं, वो डाटा को एनालाइज किया जाता है, और इतना ज़्यादा डाटा होता है कि उसको मैनुअली आप एनालाइज नहीं कर सकते। एनालाइज करने का फ़ायदा क्या होगा? आप मशीन कब ब्रेकडाउन होगी फ्यूचर में ये आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि हमने ओटिस का एलिवेटर लगाया, 3 साल हो गया, रेगुलर मेंटेनेंस चल रहा है, बट आप उसमें इंटरनेट की सुविधा लगी हुई है, वो मशीन अपना सारा डाटा इंटरनेट के जरिए किसी कंट्रोल सेंटर में भेज रही है, और कोई मशीन उसको एनालाइज करके बताएगी 2023 अक्टूबर 13
दिस मशीन, दिस रोप विल फेल। सो आपको कितनी सुविधा होती है पूरा मेंटेनेंस प्लान करने के लिए। सो डाटा साइंस, हाउ टू एनालाइज दोज डाटा। और ये टेक्नोलॉजी विकसित हुई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीनों इंटेलिजेंट हो रही हैं, उसमें इंटरनेट आ रहा है, मशीन टू मशीन डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, मशीनें आपस में बात कर रही हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। तो हम अगर ट्रेडिशनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही पढ़ाते रहेंगे तो ये बच्चे एम्प्लॉयबल नहीं हो सकते। तो हम लोगों ने ये सारे सब्जेक्ट्स, ये सारे कोर्सेज अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के करिकुलम में भी डाले एज इलेक्टिव्स, ताकि जो बच्चे का टेस्ट इस तरफ है वो इन इलेक्टिव्स को लेकर के इस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री पाते हुए भी इस फील्ड का स्पेशलाइज्ड हो जाए। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जिसको इसमें इंटरेस्ट नहीं है वो मैकेनिकल डिज़ाइन में जा सकता है, वो मैकेनिकल प्रोडक्शन में जा सकता है। तो उसके लिए सेवरल फील्ड्स अवेलेबल हैं। बेसिक डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, बट स्पेशलाइजेशन, फोकस एरिया वो डिज़ाइन हो सकता है, प्रोडक्शन हो सकता है, या आईटी हो सकती है। जी सर। उसी तरह हम लोगों ने माइनिंग में भी सुधार किया। और आपको बता दूं, अगले बार नेक्स्ट ईयर से हम लोग माइनिंग मशीनरी करके भी एक सब्जेक्ट ला रहे हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक माइनिंग मशीनरी फील्ड आएगी कि जितने भी माइंस एरिया हैं उनमें बहुत प्रेशर है प्रोडक्शन बढ़ाने का, कैपेसिटी बढ़ाने का। तो सारी मशीनों की कैपेसिटी बढ़ रही है, छोटी मशीन हो, बड़ी मशीन हो, कैपेसिटी सबकी बढ़ रही है। पर डे आउटपुट सबको बड़ा चाहिए क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, कोल ज़्यादा चाहिए। तो हम लोगों ने सोचा कि माइनिंग मशीनरी एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसके बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो हम ये स्पेशलाइजेशन भी नेक्स्ट ईयर से इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। क्या बात है सर। और सर अगर इक्फा यूनिवर्सिटी झारखंड की बात करें तो टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए, टेक्निकल कोर्सेज के स्टूडेंट्स के लिए स्किल डेवलपमेंट को इन्हांस करने के लिए क्या किया जाता है? हाँ, ये हम पूरे यूनिवर्सिटी में सारे कोर्सेज में करते हैं और टेक्निकल में तो ज़रूर ही करते हैं। पहले सॉफ्ट स्किल का कोर्स चलाते थे हम लोग। बच्चों में इसके प्रति जागरूकता नहीं थी, तो बच्चे इसको दरकिनार करते थे, नेगलेक्ट करते थे। फिर हम लोगों ने इस कोर्स को रीडिज़ाइन किया, इसका नाम दिया लाइफ स्किल्स, जीवन जीने की कला। इसमें पहले सेमेस्टर से हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, बोलिए, कम्युनिकेट। शुरू में अपनी भाषा में बोलिए, टूटी फूटी अंग्रेजी में बोलिए, लेकिन बोलिए। इसमें हम कोई थ्योरी एग्ज़ाम नहीं लेते। हम लोग बोलते हैं टॉपिक दिया, बोलो। नेक्स्ट स्टेज है बोलने के पहले पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करो और बोलो। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ खड़े होकर बोलने से कोई काम नहीं होता, आपको हर जगह पीपीटी चाहिए। तो आप जो भी कम्युनिकेट करते हैं, आपको आईटी स्किल चाहिए, आपको पीपीटी बनाना आना है। फिर आप पीपीटी प्रेजेंटेशन भी एक अलग कला है। पीपीटी प्रेजेंटेशन में जो चीज़ आपने लिख के डाला है आप उसको नहीं पढ़ते हैं, आप खुद बोलते हैं, जो चीज़ वहाँ लिखी है उसको एक्सप्लेन करते चलते हैं। तो ये सब हम लोग स्किल बच्चों में इनकलकेट करना चाहते हैं, बच्चों में जागरूकता लाई। पिछले बार हमारा एमबीए में 100% प्लेसमेंट हुआ, और ईयर बिफोर लास्ट ईयर जो एवरेज सैलरी थी उससे 20-25% ज़्यादा पर प्लेसमेंट हुआ। लेकिन कुछ बच्चे 5-7 कंपनी में रिजेक्ट हो गए शुरू में। नॉलेज था, या तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाए या उनका एटीट्यूड सही नहीं था। क्योंकि अगर आपका एटीट्यूड सही नहीं है, आपका नॉलेज कितना भी हो, कोई कंपनी आपको नहीं लेने वाली है। ये बच्चे समझ नहीं पाते हैं। और ख़ासकर ऑनलाइन जो एडमिशन्स हुए 2020 में, उनका क्लास इंटरेक्शंस बहुत कम हुआ है। तो क्लास इंटरेक्शन में जितना आसान है आपको समझाना,
अपने पॉइंट को एक्सप्लेन करना और बच्चों से कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट कराना ऑनलाइन में थोड़ा डिफ़िकल्ट है, चैलेंजिंग है। हमको ये नहीं पता चलता कि बच्चा ऑनलाइन वास्तव में है या लॉग इन कर करके कुछ और कर रहा है। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, वीडियो ऑन करो तो बच्चों के पास बहाना बहुत होता है, इंटरनेट बैंडविड्थ नहीं है, हम गांव में हैं, हमारा ये भी है कि हमारे पास वैसा मोबाइल नहीं है। तो आपने जैसा बोला कि ऑनलाइन में जो एकेडमिक डिलीवरी में बहुत मेहनत हम लोग की डबल हो गई, लेकिन आउटपुट बच्चों में उसका प्रभाव इफ़ेक्टिवली ट्रांसफ़र करना वो फिज़िकल में ज़्यादा आसान है बनिस्बत ऑनलाइन में। तो उसका प्लेसमेंट पे भी असर हो रहा था। लेकिन हमारे थैंक्स टू आवर फैकल्टी मेंबर्स एक एक स्टूडेंट पर उन्होंने पता किया कि इसका रिजेक्शन का कारण क्या है, एम्प्लॉयर से पूछ करके कि लड़का अच्छा है लेकिन रिजेक्शन का कारण क्या हुआ। तो एम्प्लॉयर ने रिजेक्शन का कारण बताया, हम लोगों ने इंटेंसिव ट्रेनिंग दी उस पर और बच्चे समझे, उन्होंने अपने आप को करेक्ट किया। और जो बच्चा 7-8 इंटरव्यू में रिजेक्ट हुआ था, लास्ट तक प्लेस नहीं हुआ था, अल्टीमेटली ही गॉट प्लेस्ड इन ACC एट ए वेरी गुड सैलरी। तो मुझे बहुत खुशी है अपने इस बात को शेयर करते हुए कि हमारे फैकल्टीज़ हर सिचुएशन पर एक्स्ट्रा एफर्ट लेके इंडिविजुअल अटेंशन दे करके बच्चों का प्लेसमेंट कराए एंड वी कुड अचीव 100% प्लेसमेंट फॉर आवर MBA स्टूडेंट्स विच इज़ अ रिमार्केबल अचीवमेंट कंसिडरिंग 2 years ऑफ कोविड। जी सर, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। और सर, जैसा कि अगर हम बात करें बीटेक के कोर्स की, तो हर साल सबसे ज़्यादा ग्रेजुएट्स जो है वो हमारे देश में इंजीनियरिंग के कोर्स से ही आते हैं। फिर बात आती है कि एम्प्लॉयमेंट रेट्स उतनी नहीं है, और फिर स्टूडेंट्स सोचते हैं या पेरेंट्स कई बार सोचते हैं कि अगर NIT IIT से पढ़ाई की होती तो शायद आज ये सिचुएशन नहीं होता। तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? ये बात सही है कि आज देश में जितने इंजीनियर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उतने इंजीनियर्स की ज़रूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो इंजीनियर्स बन रहे हैं तो जो पिछड़े क्षेत्र के बच्चे हैं, मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछड़े क्षेत्र की जियोग्राफिकल लोकेशन, जैसे बिहार के सुदूर गांव, झारखंड के सुदूर गांव, उड़ीसा, इसी तरह बाकी स्टेट्स में भी होंगे। और जो फर्स्ट जनरेशन बच्चे पढ़ने आते हैं उनको लगता है कि शायद इंजीनियरिंग डिग्री कर ली, इट इज़ द एंड ऑफ इट, दे शुड गेट ए जॉब। बट ऐसा नहीं है। मैंने बोला डिग्री इज ओनली 1/3, उसमें भी नॉलेज कंपोनेंट आपका 1/3 है, बट प्रोवाइडेड यू हैव दैट नॉलेज। नॉलेज इज ए 2-way प्रोसेस। मैं समझाता हूँ, आप समझते हैं, तो नॉलेज कंप्लीट हुआ साइकिल। मैं रेडियो की तरह बोल दिया, आपने नोट कर लिया, तो वो तो नॉलेज गेन नहीं हुआ ना, नंबर 1। नंबर 2, एटीट्यूड और स्किल अगर नहीं है तो कोई ऑर्गेनाइजेशन हम PhD भी कर लें तो लेने वाला नहीं है, अगर ये 2 चीज़ हमारा सही नहीं है। तो ये चीज़ समझना और समझाना थोड़ा मुश्किल है पिछड़े वर्ग के क्षेत्रों में। मे बी बॉम्बे, दिल्ली मेट्रो के बच्चे समझ रहे हैं, मे बी यहाँ के बच्चे, पिछड़े क्षेत्र के बच्चे समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है। दूसरी बात, जिस भी कारण से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अभी डाउन है, बीटेक करके मैं सिविल इंजीनियरिंग करके भी IT फील्ड में जा रहा हूँ, तो एडाप्टेबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। IT फील्ड ऐसा है, हर 6 महीने में टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। अगर बच्चों में पढ़ने की, लर्न करने की इच्छा नहीं है,
वो सोचे कि डिग्री मिल गई, दिस इज एंड ऑफ इट, तो कैरियर नहीं है। आपको समय के साथ बदलते हुए नई नई टेक्नोलॉजी को जानना होगा। मैं ऑनलाइन पेमेंट नहीं जानता था, मुझे कुछ होता था तो मैं किसी को बोलता था, वो मेरे लिए गाड़ी बुक कर देता था, मेरा टिकट बुक करता था। ऑनलाइन मैं कुछ नहीं जानता था। कोविड के समय क्या हो गया, मैं सीखा, तो एट द एज ऑफ 68 ईयर्स ऑल्सो आई लर्नड इट, सो आई एम एंजॉइंग द फैसिलिटी, आई एम नॉट डिपेंडेंट। अगर मैं सोच लूँ कि मैं नहीं सीखूंगा तो मेरा कैरियर वहीं ख़त्म है। ये बच्चों को सीखना होगा। और हम लोग बोलते हैं, कुछ बच्चे समझते हैं, कुछ बच्चे देर से समझते हैं। ये तो है, पिछले क्षेत्र में ये एक चैलेंज है। जी सर, अगर बीटेक स्टूडेंट्स की बात कर रहे थे अभी, तो फिर से सवाल उनसे ही रिलेटेड है कि 90% ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज रहते हैं कि बीटेक के बाद एमटेक करना है या नहीं। अगर कोई ग्रेजुएशन नॉर्मल बीए कर रहा है या बीएससी, तो उनके दिमाग में रहता है कि एमएससी करना है। लेकिन बीटेक स्टूडेंट्स की बात करें तो दे आर रियली कंफ्यूज्ड। तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, मैं एक चीज़, हो सकता है मेरा विचार थोड़ा अलग हो, जी। लेकिन मेरा विचार है कि आप अपने पैशन वाले फील्ड को अगर आप चुने हैं तो आपके लिए हर जगह स्कोप है। क्यों? क्योंकि आप उस पर एक्सेल करेंगे। आप संस्कृत से बीए कीजिए, एमए कीजिए, अभी भी उसके लिए जॉब है, अभी भी उसके लिए कैरियर है। तो फिर बात आती है कि फिर लोग इंजीनियरिंग क्यों करते हैं। आपको संस्कृत में टॉप करना पड़ेगा तो कैरियर है। मेडिसिन में आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा तब कैरियर है। इंजीनियरिंग में अगर आप माइनिंग इंजीनियर पढ़ लिए, आप एबव एवरेज हैं, टॉप में नहीं हैं, तो भी कैरियर है। दिस इज द डिफरेंस। और बिहार में बहुत पुराने ज़माने से बहुत बड़ा क्रेज़ था, जो कि शायद सही नहीं था, इंजीनियरिंग और डॉक्टरों के प्रति। शायद उस समय दहेज प्रथा थी, कुछ इंजीनियर को दहेज अच्छे मिलते थे। थैंक गॉड वो प्रथा अब बहुत कम है। समाज में बहुत बदलाव आया है और बदलाव की ज़रूरत है, लेकिन ये पुरानी परंपराएं के कारण इतने इंजीनियरिंग कॉलेजेस आ गए, इतने इंजीनियर प्रोड्यूस हो रहे हैं जितने की ज़रूरत नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है। दूसरे, एम्प्लॉयबिलिटी का जहाँ तक सवाल है, जो बहुत पढ़ते हैं हम लोग की हार्डली 10-20% आर एम्प्लॉयबल, ये उसी कारण से है, क्योंकि देयर बिहेवियर, देयर एटीट्यूड एंड देयर स्किल इज बिलो पार। बिल्कुल सर, ये जो आप बात कह रहे हैं, इस पे मेनली स्टूडेंट्स का या पेरेंट्स का फोकस नहीं जाता, बट दिस इज़ अ वेरी मेन रीज़न फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। और हम लोगों ने कोशिश की है, पिछले साल से हम लोग इस पर ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, स्टूडेंट को समझाने की कोशिश करते हैं। इम्प्रूव योर आईटी स्किल्स, इम्प्रूव योर एटीट्यूड। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, हमारे कुछ बच्चे डिप्लोमा पास किए थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और एक उड़ीसा की मल्टीनेशनल कंपनी में पावर प्लांट में उनका सिलेक्शन हो गया। हमारी यूनिवर्सिटी, चूँकि वो थोड़े गरीब घर के थे, हमारी उनको यूनिवर्सिटी एक फैकल्टी के साथ टैक्सी करके पूरा खर्च के साथ उनको भेजी उड़ीसा। उनका सिलेक्शन हो गया, रिटन टेस्ट लिया, इंटरव्यू लिया, और भी जगह के बच्चे थे, लेकिन सिर्फ हमारे 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ और किसी का नहीं हुआ। और वो लोग वहाँ से सेलेक्ट होके आए और उसके बाद बोले, सर हम रांची छोड़ के नहीं जाएंगे। अब हम लोग तो कितनी कोशिश किए, उनके पेरेंट्स को बोले, पेरेंट्स कन्विंस्ड हो गए, तो एक लड़का बोलता है कि सर दादी नहीं मानती हैं, हम दादी को छोड़ के नहीं जाएंगे। आई मीन इस तरह के चैलेंजेस हैं, और अल्टीमेटली उस
कंपनी ने से हमारा रिश्ता जितना अच्छा होना चाहिए था उतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि उनको आदमी की ज़रूरत थी। उन्होंने हमारे 4 आदमी को सेलेक्ट किया थिंकिंग कि वो 15-20 दिन में ज्वाइन करेंगे। उनको ज़रूरत थी उस समय, और उनकी ज़रूरत के समय हम अपने सेलेक्टेड बच्चों को कन्विंस नहीं कर पाए। हमारा फेल्योर है, चाहे जो भी है। तो इस तरह के चैलेंजेस भी हैं जो कि शायद बड़े शहरों में नहीं हैं। तो हमारे बच्चे बिहार झारखंड को छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहते, तब जबकि बिहार के कर्मचारी तो आपको सुदूर पंजाब पूरा भरा हुआ है बिहार के कर्मचारियों से, दिल्ली भरा हुआ है, मद्रास तक जाते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कहाँ कहाँ लद्दाख में रोड बना रही है, और बिहार और झारखंड के लोग जाके रोड बना रहे हैं। फिर हमारे बच्चे पढ़ लिख के चाहते हैं कि रांची में ही रहें। ये तो बड़ा मुश्किल है। यहाँ पर उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं कि मिल जाए, तो एक चैलेंज ये भी है। और सर, अगर इक्फा यूनिवर्सिटी झारखंड की बात करें तो हमेशा से इसके CSR एक्टिविटीज़ के लिए बहुत जाना जाता है, तो आप कुछ मेंशन करना चाहेंगे? CSR एक ड्यूटी नहीं है, एक पैशन है। हमारे समाज ने हमको इतना सक्षम बनाया, तो हमको कभी न कभी ज़रूर सोचना है कि अपने लिए तो सब करता ही है, तो हमने समाज को इन रिटर्न क्या दिया। कभी न कभी हमको किसी ने ज़रूर हेल्प किया होगा, राह चलते भी हेल्प किया होगा। हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो बच्चे इधर उधर बाइक और साइकिल घुसाते रहते हैं। अगर मैं बोलूं कि वो नियम से नहीं चल रहे हैं, तो किसी को तो उनका ख्याल रखना है ना। तो हम लोग मान के चलते हैं सड़क पे कि कुछ बच्चे होंगे जो नियम का पालन नहीं करेंगे, तो हमको उनका ख्याल रखना है। ऐसा नहीं कि अपने को थोड़ा नुकसान पहुंचा के भी अगर उनको हम सुरक्षित रह सकते हैं तो ये हमारा दायित्व है। इसी तरह ईश्वर ने हमको ऐसी सुविधा दी कि हम लोग पढ़ लिख लिए। कुछ लोग को समाज में ऐसी सुविधा नहीं मिली, जिस भी कारण से नहीं मिली। तो अगर हम उनको शिक्षित कर पाए, कुछ सक्षम बना पाए, तो जिंदगी में इससे बड़ा संतोष और कोई नहीं। तो हमारी यूनिवर्सिटी कोविड के समय जब लोग घर से नहीं निकलते थे, हम फैकल्टीज़ लोग राशन इकट्ठा करके बोरियों में बांध करके हम लोगों ने जो 5 गांव यहाँ एक तरह से गोद लिए हैं, उसमें जा जा के घर घर बांटे, और उसमें बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, लॉ ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो जाती थी। तो हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट में रिक्वेस्ट की, तो थाना प्रभारी और सर्किल ऑफिसर ये लोग ने हम लोग को एस्कॉर्ट दिया। वो लोग साथ जा कर के गाँव में बंटवाए। बहुत अच्छा लगा, बहुत संतोषप्रद था। और उसके बाद हॉस्पिटल्स, एक समय था हॉस्पिटल्स में इक्विपमेंट की कमी होने लगी थी, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने 2 हॉस्पिटल में कंट्रीब्यूट किया पैसा कि आप लोग कुछ इक्विपमेंट इससे खरीद लें। एक सेंट बरनबास हॉस्पिटल है, उसको हम लोगों ने दिया, और एक केसी राय मेमोरियल हॉस्पिटल है। दोनों को हम लोगों ने कुछ फंड दिए, जिससे कि वो लोग अपनी कुछ इक्विपमेंट खरीद के लोगों की सेवा किए। लोग चैरिटेबल हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने, और जो हमारे गांव में जितने अशक्त और बूढ़े लोग हैं, वुमेन हैं, उन लोगों को हम लोगों ने कपड़ा, कंबल समय समय पर, तो हमारे फैकल्टीज़, हमारी यूनिवर्सिटी ये सब ऑर्गेनाइज करती रहती है। तो बहुत संतोष है ऐसे यूनिवर्सिटी में काम करने का। बच्चों को भी हम लोग सेंसिटाइज करते रहते हैं कि ये सब करते रहना चाहिए, क्योंकि इस उम्र से करते रहेंगे तो शायद आगे चल के कोई अच्छे अच्छे काम कर पाएँ, समाज के लिए के प्रति उनका
सद्भाव बना रहे, इस उम्मीद में हम लोग करते हैं। जी सर, इक्फा यूनिवर्सिटी की पूरी टीम को ढेरों शुभकामनाएं, और हम चाहते हैं कि ऐसे ही आप आगे और CSR एक्टिविटीज़ करते रहे, लोगों की मदद करते रहे। जरूर जरूर। और सर, अंत में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? वही मैंने कहा कि ईमानदारी और मेहनत, ऐसा अगर कोई अडॉप्ट कर लेता है तो आदमी कभी जॉब के लिए तरसेगा नहीं। तो मेहनत करें, ईमानदार रहें, बस। बाकी पेरेंट्स, गुरुजन जो कुछ सिखाते हैं वो सब आपके भले के लिए है। इस चीज़ को ध्यान में रख कर के आप ईमानदार रहें और मेहनत करें तो ऑर्गेनाइजेशंस आपके पीछे भागेंगी। जी, थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। हमें भी बहुत अच्छा लगा। आप यूनिवर्सिटी आती रहिए और कुछ कुछ सजेशंस भी देते रहें। हम लोग ओपन टू सजेशन है। आप लोग इतने जगह जाते हैं, इतनी चीज़ें देखते हैं, तो आप लोग से फीडबैक मिलेगा तो हमें और इम्प्रूव करने में सहूलियत होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।